सिंदूर का कर्ज। दिल्ली के रईस इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से दिनेश बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। दिनेश की कपड़ों की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिजाइनर से कपड़ा डिजाइन कराता है और उन डिजाइन्स के थान बनवाकर मार्केट में बेचता है। यूँ तो सब ठीक है, पर वैसे तो दिनेश की कंपनी के कई डिजाइन प्रचलित हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वह हिंदुस्तान की अलग अलग राज्यों के पारंपरिक डिजाइन के प्रिंट हैं। यूँ तो सब ठीक है, पर एक चीज़ उसके मन को हमेशा बेचैन करती है और वह है उसकी कंपनी का पारंपरिक डिजाइन, जो एक ब्रांड बन चुका है। वह डिजाइन उसको जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वह समझ नहीं पा रहा कि कौन है वह डिजाइनर जो उसको वह डिजाइन भेजता है। इस डिजाइन ने ना तो कभी अपने नाम की ना पैसे की बात की है। दिनेश यही सोचता है कि वह डिजाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन दिनेश ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभचिंतक डिजाइनर कौन है उसका। दिनेश ऑफिस के नौकर को अपने केबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर जाओ और वहाँ से पता करो कि यह कोरियर कौन भेजता है। उसका फ़ोन नंबर, पता जो भी मिले लेकर आना। नौकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसे बहुत कम जानकारी मिल पाती है। कोरियर भेजने वाले का नाम, केवल इतना पता मिलता है, श्रीमती गुप्ता, प्रीत विहार, दिल्ली। वह जानकारी लेकर नौकर दिनेश के पास जाता है। उतना सा पता मिलने पर भी दिनेश चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर प्रीत विहार की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्ता पता के होने के बावजूद दिनेश एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाज़ा खटखटाता है। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा एक औरत खोलती है। आम सी शक्ल, सूरत और कपड़ों में वह औरत दिनेश को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो उस औरत से पूछता है, बिंदिया, तुम यह सब क्यों कर रही हो? बिंदिया मुस्कुराकर बस इतना कहती है, आपको मेरा नाम याद है, बस इतना ही काफ़ी है। रही बात मेरे करने की, तो जितना वक्त मेरे पास बचा है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूँगी। आने वाले कई महीने का काम भी तैयार करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। दिनेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार बिंदिया के पास गया भी। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य था। उसे अंदेशा हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे दिनेश की पत्नी शोभा और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन मौका देखकर उसने शोभा को दिनेश और बिंदिया के बारे में बता दिया। शोभा को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बहुत देर तक परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है, दिनेश से ही पूछा जाए। वह दिनेश का ऑफिस के बाहर इंतज़ार करती है। शाम को जब दिनेश आता है तो शोभा खाना लगाती है और रोज़ की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चला जाता है तब शोभा सीधे सीधे पूछती है, बिंदिया कौन है? बिंदिया का नाम सुनते ही दिनेश सकपका जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं होती। दिनेश शोभा को बताता है कि बिंदिया उसकी पहली पत्नी है, जिसे उसने तलाक दे दिया था। शोभा को याद आता है कि दिनेश ने शादी से पहले ही उसे अपनी पहली पत्नी और तलाक के बारे में बताया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि फिर से वह बिंदिया से क्यों मिलने लगा है। वह पूछती है, तुमने तो मुझे तलाक का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उससे
फिर क्यों मिल रहे हो? मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ करी थी। तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो? दिनेश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताऊंगा। बिंदिया गांव की बहुत सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और पुराने रिवाजों के मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिता पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त को बिंदिया के लिए हाँ कर दी, परंतु पिताजी के वचन को झुठलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बिंदिया ने मेरी शादी हो गई। बिल्कुल ही देहाती थी बिंदिया। मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था। वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूँ तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था। उसकी हस्तकला की कलाकारी। बहुत सुंदर और अनोखे डिजाइन्स बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ करी तो उसने बिना किसी लालच के सारे डिजाइन मुझे दे दिए और कहा कि आप ले जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिजाइन्स ने धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 7 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई, सो पहली नज़र में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। हाँ, पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। बिंदिया से सब सच बताया तो उसने बस इतना पूछा, आप खुश हैं ना उसके साथ? मेरे हाँ करने पर बिंदिया ने बिना सोचे समझे तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना, कोई खूबसूरत पारंपरिक डिज़ाइन भेजता है, वह बिंदिया ही है। उसने कहा था, अब मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूँगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपने पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है। सांस की बीमारी के चलते उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं उसको सिर्फ दवाई देने जाता था। उसने मेरी कंपनी के डिजाइन्स के लिए आगे तक का इंतज़ाम कर दिया है। कहते हुए दिनेश बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। शोभा ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। कहाँ? दिनेश ने पूछा। बिना कोई जवाब दिए शोभा सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। शोभा ने ड्राइवर से कहा, प्रीत विहार चलो। दिनेश सुनकर चौंक गया पर चुप रहा। वहाँ पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया तो दोनों को देखकर बिंदिया असमंजस में पड़ गई। शोभा ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है, जानती हूँ वक्त बहुत कम है, इसलिए और तो कुछ नहीं दे सकती, परंतु जो तुम्हारा हक, सबसे बड़ा हक है, आज मैं वह तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर शोभा ने पर्स से सिंदूरदानी निकाली और दिनेश के आगे करके बोली, बिंदिया को उसका हक दे दो जो तुम आज तक नहीं दे पाए। दिनेश चुटकी में सिंदूर लेता है और बिंदिया की मांग भर देता है। बिंदिया के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह शोभा का हाथ पकड़कर गले लगाती है और आखिरी सांस ले लेती है। अपने आखिरी वक्त में दिनेश के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।